वेलकम ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं दरोगा के लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस। ठीक है, हम समय का कील न करते हुए, आपका समय बहुत बहुमूल्य है और हम लेकर के आए हैं वो उस तरह की क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है, पूछने की संभावनाएं हैं। आप वीडियो से यानी ज्ञान घर से लगातार बने रहेंगे तो आपका स्कोर साइंस में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंस यानी दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम है आपका 17 को एग्ज़ाम है और 16 तक क्वेश्चन के सेट के रूप में आप तक क्वेश्चन जाता रहेगा और आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए हम आगाज़ करते हैं बिहार दरोगा का एक शायरी के साथ आपके लिए। क्या है, नहीं देखिए, शायरी इस तरह से है, मोटिवेट भी करेगा आपको और आपको एक जोश जुनून जज्बा पैदा करेगा। क्या है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमां देखता है। हर कोई को आपका रिजल्ट से मतलब है, हर कोई आपके रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। आप रिजल्ट दीजिएगा उस दिन हाहाकार मचेगा, इसीलिए आप अपने जोश अपनी जज्बा को पूरा लगा दीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेसी के साथ अपने मिशन की तरफ लग जाइए। आइए हम लोग सेट पे आते हैं। क्या सेट लेकर करके हम आए आपके लिए। तो जब भी साइंस के क्वेश्चन बनाने जाएंगे आप, तो साइंस का पहले होता है, सबसे पर इंपॉर्टेंस होता है टर्मिनोलॉजी। थोड़ी देखिए मैनेज करिएगा। आपको लगा ये जो है थोड़ा क्या कहते हैं क्राउड, तो ये क्राउड नहीं है, कुछ स्क्रीन का इस तरह से प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये क्राउड नहीं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा आसानी से। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। आपका दिखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए, पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या करा, प्रोबायोटिक्स आर। तो सबसे पहले साइंस में क्या करिए ना, विज्ञान का ये टर्मिनोलॉजी जो होता है ना, हमारा टर्मिनोलॉजी पे पकड़ हमारी होनी चाहिए। प्रो जहां लिखा रहता है इसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब होता है पहले, बायोटिक्स लगा हुआ है। साइंस में कुछ चीज़ें यानी इंग्लिश अगर आपको समझ में आ जाएगी तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाएगा। नहीं भी आएगा तो घबराना नहीं है। चलिए, बायोटिक्स को हम लोग कहते हैं जीवाणु। यह कह रहा है क्या कि जीवाणु, पहले जीवाणु अगर हमारे शरीर में जाएगा तो क्या करेगा। तो सबसे पहले ये बताइए, हमारे पास जो जीवाणु है ना, दो तरह के हैं। एक जो है बीमारी बना उत्पन्न करता और एक स्वास्थ्य देता है, हेल्थ देता है। ठीक है, दो तरह की बीमारी, एक हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे शरीर के लिए बेहतर है, एक हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। तो जो बेहतर नहीं है वो बीमारी कारक है, जो बेहतर है स्वास्थ्य कारक है। ठीक है, जो बेहतर हमारे पास जो बैक्टीरिया प्रोबायोटिक्स है, इसको हम लोग किस किस फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो अब डायरेक्ट बैक्टीरिया आपको दिया जाएगा, डायरेक्ट जीवाणु दिया जाएगा तो आप नहीं लीजिएगा। ठीक है, चाहे वो आपके लिए अच्छा हो या ना हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको सप्लीमेंट्री के रूप में दिया जाता है। किस रूप में दिया जाता है, सप्लीमेंट्री के रूप में दिया जाता है, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में दिया जाता है। जो हमारे लिए हेल्प यानी यूजफुल बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो किस फॉर्मेट में जाता है, सप्लीमेंट्री के फॉर्मेट में। ये शरीर में जाने के बाद क्या करता है, शरीर को एक ऊर्जा, एक कैपेसिटी डेवलप करता है, क्षमता डेवलप करता है सर्वाइविंग करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रोबायोटिक जो होता है ये शरीर में, ठीक है, शरीर में बीमारी नहीं, शरीर में बीमारी नहीं क्या देता है, ये स्वास्थ्य देता है। तो स्वास्थ्य देने के कारण इसका दूसरा नाम हो गया, क्या हो गया, ये अच्छा जीवाणु है। ये क्या है, अच्छा जीवाणु है। ये क्या हो गया, अच्छा जीवाणु, गुड बैक्टीरिया जिसके नाम से कहेंगे, यानी गुड बैक्टीरिया है ये हमारे पास। ठीक है, प्रोबायोटिक ये हम लेते हैं किस फॉर्मेट में लेते हैं, सप्लीमेंट्री के फॉर्मेट में, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। इसको किस फॉर्मेट में लेते हैं, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। एक आपके पास एंटीबायोटिक्स होता है। एंटीबायोटिक्स कब लेते हैं, जब बीमारी हो जाती है। ठीक है, प्रोबायोटिक कब लेंगे, जब हमको बीमार नहीं पड़ना है। बीमार तो पड़ेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो चीज़ हम डायरेक्ट रूप में फूड के रूप में नहीं ले सकते हैं, वही चीज़ हम सप्लीमेंट्री के रूप में लेते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ अवेलेबल है, राइट। यानी डायरेक्ट आप फूड के रूप में ना लेकर के उसको किस फॉर्मेट में लेते हैं, सप्लीमेंट्री के फॉर्मेट में लेते हैं। तो ये जो होता है क्या ना, यानी अब आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि प्रोबायोटिक्स ये एक बैक्टीरिया है, अच्छा बैक्टीरिया है। ठीक है, 2 पॉइंट, अच्छा बैक्टीरिया है और ये शरीर में जाता है किस रूप में, फूड सप्लीमेंट्री के रूप में जाता है। जब ये फूड सप्लीमेंट्री के रूप में आपके शरीर में जाएगा तो आप मान लीजिए बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आपका लाइफ टेंडेंसी क्या होगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा
बढ़ेगा, यानी जीने की क्षमता हमारा बढ़ेगा। प्रोबायोटिक है क्या? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्या ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है? सूक्ष्म जीव है। क्या ये सूक्ष्म जीव है? आपके लिए आज कंप्लीट हिंदी में मैं बोलूंगा, ठीक है ना, यानी बिहार दरोगा, यानी ये कंडीशंस नहीं आना चाहिए कि हाँ हिंदी या इंग्लिश, हम आपके लिए हिंदी में ही बोलेंगे जो आंसर हमारे पास है, ठीक है। चलिए, तो ये हनी हमारे पास प्रोबायोटिक जो हो गया, एक क्या हो गया, अच्छा बैक्टीरिया है जो माइक्रोबियल, यानी माइक्रोबियल क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होता है, और ये फूड सप्लीमेंट के लिए के रूप में हम लोग शरीर के लिए शरीर में लेते हैं, फूड सप्लीमेंट के रूप में। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबायोटिक जो है इसमें बैक्टीरिया कौन कौन बैक्टीरिया आता है, तो आप दो बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो दूध में बैक्टीरिया जो पाया जाता है, जो जीवाणु पाई जाती है, उसको कहा जाता है लैक्टोबैसिलस। क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस, यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये। और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकाई है। स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया आकार के आधार पे 5 तरह के होते हैं। जनरली आप पढ़िएगा 4 तरह के। कितने तरह के? 4 तरह के। एक होता है कोन शेप, एक होता है रॉड शेप, एक होता है स्फेरिकल शेप, एक होता है सिलेंडर स्पाइरल, यानी इसको स्प्रिंग शेप, ठीक है। 4 तरह का होता है। नेचर के आधार पे जो होता है, गुण के आधार पे 2 तरह का होता है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो ग्राम नेगेटिव जो होता है हमारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में आता है, और जो ग्राम पॉजिटिव होता है जो हमारे आउटसाइड बॉडी में आता है, ठीक है। चलिए, तो यानी प्रोबायोटिक का जो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आ गया, क्या आया? लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट के रूप में हम लोग लेते हैं। ये एक अच्छा बैक्टीरिया है। ये मिलता है क्या? ये पिकल्स, जो अचार वगैरह होता है उसमें पाया जाता है, पिकल्स में, ठीक है। चीज आपने सुना होगा, चीज में भी पाया जाता है, लेकिन खास करके जो सप्लीमेंट्री बनाया जाता है वो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई का बैक्टीरिया, ये 2 बैक्टीरिया का मिक्स करके हमारे पास सप्लीमेंट्री के रूप में बनाया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है क्या? कट्स बर्न्स एंड रॉ, यानी कटने, जलने और कच्ची सतहों पर कौन सी बैक्टीरिया पनप सकती है? तो इस बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या होना चाहिए? इस बैक्टीरिया को पनपने के लिए हाईली कॉन्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब सेंसिटिव होना चाहिए, यानी हल्का कटा हुआ नजर आए नहीं कि हम पनप जाए, यानी एकदम सक्रिय होता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं स्टैफिलोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैफिलोकोकाई कहते हैं। स्टैफिकोकाई कहते हैं। स्टैफिकोकाई कहते हैं। यानी कहेगा, पूछेगा कि वो बैक्टीरिया कौन होता है जो कटे जले पार्टों पे क्या होता है, एक्टिव पनप जाता है, तो वह ऐसी बैक्टीरिया को बोला जाता है सक्रिय बैक्टीरिया, हाईली कॉन्टेजेटिव बैक्टीरिया। दूसरी बात, यानी उस बैक्टीरिया के कैटेगरी में कौन आता है? स्टैफिलोकोकाई आता है। इसका जो फैमिली होता है, फैमिली परिवार स्टेफोकोकस होता है परिवार इसका। ये ऑर्डर होता है स्टेफाइलोकोकाई में क्या होता है, यानी आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डायवर्सिटी के अंदर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है। तो ये फैमिली हमारा जो है, ये ऑर्डर है किस बैक्टीरिया, ये नहीं हमारा, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड, किस है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जीनस जो हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा बैक्टीरियल वाला हो जाएगा। तो जो इससे रिलेशन हमारे पास जो क्वेश्चन बनाया जा सकते थे, इसको बनाया जा सकता है। अगर मान लिया जाए कि अगर आपसे पूछ जाए कि वैसी बैक्टीरिया का नाम बताइए जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, क्या करता है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन समझते हैं, जिसे दाग वगैरह होता है ना, दाना निकालता है, दाना निकालने वाला बैक्टीरिया कौन है? तो दाना निकालने वाला बैक्टीरिया आपके पास बैसिलस सीरियसस, यानी बैसिलस सीरियस, ये हमारे पास ये दाना निकालने वाला है, मतलब स्पोर फॉर्मेशन वाला बैक्टीरिया है। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन वाला बैक्टीरिया है। सल्मोनेला टाइफी, ये जो बैक्टीरिया है ये टाइफाइड लाने वाला बैक्टीरिया है। क्या है? टाइफाइड लाने वाला बैक्टीरिया है। क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ये जो है हमारे पास, ये हमारे, इसको हम लोग हेल्थ प्रोवाइडर बैक्टीरिया भी कहते हैं, और कुछ अनवांटेड बैक्टीरिया जो बीमारी भी कॉज कराता है, ये दोनों जगह चला जाता है। ये जनरली बैक्टीरिया क्या हो गया, बीमारी वाला हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन वाला हो गया। ये दोनों जगह है, अच्छा भी है खराब भी है, तो इसको अलग ही रखिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा नहीं आपका। स्टैफिलोकाई जो होता है आपके पास, ये आंसर आ जाएगा। कटे फटे जो जीवाणु है, जो हमारे कटे फटे पार्ट में भागों पे जो जीवाणु पनपता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टैफिलोकोकाई। स्टैफिलोकोकाई हम लोग बोलते हैं। द करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। देखिए, अब यहां समझिए मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। क्या कहते हैं? रूपांतरण। और फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग होता है स्टार्टिंग में एग। क्या होता है? एग। एग से जाता है कहां? ये लार्वा, जिसको आप टैडपोल कहते हो। क्या कहते हो? टैडपोल, ठीक है, टैडपोल कहते हैं।
टैडपोल से किया जाता है ये बनता है फ्रॉग, एडल्ट बनता है, ये इसी को हम लोग कहते हैं एडल्ट, मैच्योर हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक कहानी याद रखिएगा, मेढक एक बार क्या होगा, गरम कढ़ाई, यानी मेढक जो है कढ़ाई के अंदर छलांग मार के चला गया, ठीक है। कढ़ाई को हीट कर, यानी उस पर उसको हम चूल्हा पे रखा गया, गर्म किया गया, धीरे धीरे गर्म किया जा रहा था। तो फ्रॉग के अंदर, मेढक के अंदर एक क्षमता ये होता है कि जैसे जैसे उसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो शरीर को एडजस्ट करते चला जाता है। अच्छा हल्का टेम्परेचर बढ़ा, चलो हम इतना टेम्परेचर मेंटेन कर जाएंगे, धीरे धीरे इतना हो गया कि टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, और इतना टेम्परेचर बढ़ा, ताप बढ़ा कि उस मेढक को बर्दाश्त करने की क्षमता न रहा, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को एडजस्ट में लगा दिया है। कहाँ लगा दिया है, यानी मेढक ने अपनी ऊर्जा को एडजस्ट करने में लगा दिया है। अब जब उसको छलांग मारने की बारी आई तो उसके पास उतनी ऊर्जा ना रहा कि वो छलांग मार सके। तो इसीलिए कभी भी अपने जीवन से समझौता नहीं करिएगा, एडजस्ट नहीं करिएगा। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं बना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नहीं ये क्वेश्चन आखिर क्यों नहीं बना, हमारी सिलेक्शन इसी क्वेश्चन पे हो सकता है, तो आखिर नहीं बनने के कारण क्यों, तो हम उस चीज को देखेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे, इस बार नहीं तो उस बार। तो ठीक मेढक उसी तरह से क्या किया, अपनी एनर्जी को एडजस्ट करने में लगा दिया, और कल होकर के इतना उसके पास समय नहीं बचा कि वो क्या करे, वो कढ़ाई से छलांग मार सके। आई बात समझ में। तो ये कहानी मैं इसलिए बताया हूं कि बहुत सारे साथी क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पढ़ाई में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सफलता मिलना ना मिलना ये अपनी जगह है, लेकिन हम उसके लिए मेहनत भी ना करें तो यह बहुत बुरी बात है ना, ठीक है। ये नहीं कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम नौकरी पाले, नहीं, कुछ पढ़ने का मतलब ये भी होता है ज्ञान अर्जित करना। क्या करना, ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। यानी नौकरी ही सब चीज नहीं होता, आपके अंदर जज्बा, जोश, जुनून, लगन, हमारे पास ज्ञान की प्राप्ति यानी ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है। और रियल माने में अभी जो हमारा स्टैंड है, जो भी अभी क्लास देखा जा रहा है या क्लास सेट प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो हमारा सामने एग्जाम है उसी को क्रैक करने के लिए। हाँ, तो जब क्रैक करने के लिए है तो हम ना समय से समझौता करेंगे, ना प्रश्न से समझौता करेंगे, जो आएगा उसे हम फाड़ देंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज बताया गया, आप बहुत एकदम बिल्कुल क्या लगन के साथ देखिए, अच्छे बिल्कुल कंसेप्चुअल आपके पास क्या जा रहा है, क्वेश्चन जा रहा है, अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ भी जाएगा। बने रहिए ज्ञान घर के साथ, बहुत अच्छा लेवल आपके पास आएगा साइंस का, ठीक है। तो ये कहानी मैं इसलिए बताया हूं कि मेढक कढ़ाई में अपने एनर्जी को एडजस्ट करने में लगा दिया, कल होकर के जब उसको इतना ताप मिला वो छलांग ना मार सका, जिसका उसी में डेप्ट कर गया। तो आप अपनी ऊर्जा को एडजस्ट करने में नहीं लगाइए, आप अपनी ऊर्जा को वहां लगाइए जहां से परिणाम आ सके, ठीक है, क्या आ सके, रिजल्ट आ सके, राइट। नहीं कि हाँ ये भी देख ले, ये भी देख ले, नहीं, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, जो आपको अच्छा करने यानी अच्छा करने की प्रेरित कर रहा है, जो चीज आपको लग रहा है कि हाँ हमारे लिए अच्छा है, बस उस चीज को देखिए, फॉलो करिए। चलिए, तो अब क्या यानी मेटामॉर्फोसिस समझ में आ गया, ये रूपांतरित है। तो फ्रॉग में क्या होता है, लार्वा यानी एग से क्या बन जाता है, एडल्ट बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण। इसमें एक हार्मोन बहुत अहम रोल निभाता है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। क्या हार्मोन है, थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन के कारण ही ये क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस करता है। मेटामॉर्फोसिस समझ में आ गया, यानी जो होता है इसके बाद लार्वा जो होता है, लार्वा इस समय ये फिश का रोल अदा करता है। किसका रोल करता है, फिश का रोल अदा करता है। तो अब जानते हैं कि फिश जो है शोषण किससे करता है, तो फिश जो है शोषण करता है गिल से। क्या करता है, गिल से करता है, गिल्स से, गलफरा जिसको कहते हैं आप। जब ये एडल्ट हो जाता है, क्या होता है, जब ये एडल्ट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो ये शोषण की क्रिया स्किन से करता है। क्या करता है, स्किन से भी करता है और लंग से भी करता है। ये याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जब फ्रॉग टेडपोल में था तो उसका शोषण अंग कौन था, तो वह शोषण क्रिया किससे लेता था, गिल से लिया करता था, क्योंकि वो मछली जैसा होता है। क्या होता है, मछली जैसा होता है। जब वो एडल्ट हो गया तो उसके अंदर टेंडेंसी हो जाता है किससे, लंग से भी लेगा और स्किन से भी लेगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम आ जाते हैं, यानी प्रश्न इसी में है, तो अब आपका आंसर आ गया होगा। मेटामॉर्फोसिस का मेन कारक कौन है, एक हार्मोन है जो जिम्मेदार है, थायरॉक्सिन है। कौन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन है जो जिम्मेदार है इसको मेंटेन कराने में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे फिर क्या ये क्या है, एड्रेनलिन क्या है, तो एड्रेनलिन में एक हार्मोन है जो सिक्रेट होता है क्या, एड्रिनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से। कहां से, अधिवृक्क ग्रंथि से ये स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। ये एड्रिनलिन हार्मोन है, इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन तो समझ में आ गया, एक ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि होता है जो हार्मोन ये स्रावित करता है, उस ग्रंथि का नाम होता है थायराइड ग्रंथि। क्या होता है, थायराइड ग्रंथि,
ठीक है। इंसुलिन, ये इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है। क्या है? एक तरह का प्रोटीन है जो स्रावित करता कौन? अग्नाशय। आपने पढ़ा होगा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम लोग अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। ये इंसुलिन कौन सिक्रीट करता है? ये अग्नाशय पैंक्रियाज स्रावित करता है। ये करता क्या है? ये इंसुलिन करता है, हमारे पास ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? ये मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है। इसी हार्मोन के कारण पुरुष में मांसपेशियां जो होता है वो हार्ड होता है, मसल्स हार्ड होता है और वॉइस भी भारी होता है। किस कारण? इस टेस्टोस्टेरोन के कारण। और इसी हार्मोन के कारण भी मुच्छी और दाढ़ी आती है। मुच्छी और दाढ़ी आती है। मसल्स हार्ड होने का असल जिम्मेदार कौन है? टेस्टोस्टेरोन है। फीमेल में यह हार्मोन नहीं पाया जाता, जिसके कारण उसकी मांसपेशियां सॉफ्ट होती है। मेल में इसकी ये हार्मोन पाया जाता है, जिसके कारण उसके मांसपेशियां क्या होता है? कठोर होता है विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल। राइट, चलिए आइए, तो ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा कि मेटामॉर्फोसिस कहते क्या है। साइंस एक्चुअली चीज है, उसकी टर्मिनोलॉजी यानी टर्म को समझने की चीज है। मेटामॉर्फोसिस, मेटा रूपांतरित, रूपांतरण करना, यानी फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग का रूपांतरण कहां से होता? एक से बना लार्वा, लार्वा से टेडपोल, यानी एक्चुअल में माना जाएगा मेटामॉर्फोसिस लार्वा से क्या बना? एडल्ट फ्रॉग बना। एक हार्मोन जिम्मेदार है इसके लिए। कौन हार्मोन है? वो हार्मोन थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन है। इसी के कारण क्या होता है? ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उसको शरीर लगता है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? उसके शरीर को उसके योग्य बना देता है कि उस ताप को क्या कर लेता है? वो बर्दाश्त कर लेता है। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, विच ब्रीड ऑफ काउ इज ऑफ ड्यूअल पर्पस। देखिए ड्यूअल पर्पस का मतलब क्या समझे? द्वि उद्देश्य के लिए जो हमारे पास गाय है, ठीक है, गाय दोहरी उद्देश्य के लिए कौन कौन है? यानी दोहरी उद्देश्य मतलब समझिए, एक हमारा तो उद्देश्य होगा गाय जब पाल रहे हैं तो गाय जब पाले मिल्क के लिए। दूसरा क्या होगा कि हमारा सवारी यानी कुछ बोझ ढोने का भी काम करे, बोझ ढोने का भी क्या करे? काम करे। यही पर्पस कहलाता है ड्यूअल नेचर। क्या कहलाता है? बोझ ढोने का भी क्या करिए? काम करे, बोझ ढोने का भी काम करे। इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये पहले पाया जाता था पाकिस्तान के सिंध एरिया प्रांत में। कहाँ पाया जाता था? पाकिस्तान। लेकिन अभी भारत के अंदर राजस्थान एरिया है, जैसलमेर आपने नाम सुना होगा, वहां ज्यादा खास करके पाया जाता है। और वहां पे जो इस तरह का हमारा कंडीशन है, जो गाय है हमारे पास, कौन सा गाय है? ड्यूअल पर्पज के लिए जो गाय यूज किया जाता है कौन सा? थार परकर। क्या? थार परकर। ये पहले पाया जाता था पाकिस्तान में। कहां पाया जाता था? पाकिस्तान में। अभी गुजरात यानी राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है। राजस्थान में एक जैसलमेर जगह है। क्या है? जैसलमेर जगह है। वहां पे इसको जो है माँ लानी के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखिएगा। यानी ड्यूअल नेचर वाला जो गाय है हमारे दूध भी दे और क्या दे? उससे बोझ भी धोया जा सके, उसको कहते हैं थार परकर। क्या कहते हैं? थार परकर इज द करेक्ट। ये पूछेगा कि कहां पाया जाता? पहले पाकिस्तानी रीजन में पाया, सिंध प्रांत में पाया जाता था। अब भारत में राजस्थान वाला एरिया में पाया जाता है। अब कुछ नस्लें जो है गुजरात में भी पाया जा रहा है। कहां पाया जा रहा है? गुजरात में भी पाया जा रहा है ये चीजें। ठीक है, ये याद रखिएगा ड्यूअल नस्लें। अब देखिए यहाँ पे गिर क्या है? तो गिर को जो है ना नारी गाय भी कहा जाता है। यानी गाय तो जनरली फीमेल ही हुआ। क्या हुआ? इसको नारी गाय भी कहा जाता है गिर को। ठीक है, ये भी आपको गुजरात में ज्यादा खास करके पाया जाता है। जर्सी, ये जर्सी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटिश काऊ भी कहते हैं। ये जर्सी को जनरली यूज किया, ये इसका एक टेंडेंसी है, क्या क्षमता है, क्या है कि ज्यादा मिल्क सिक्रीट करती है। क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा मिल्क देती है। ठीक है ना, लगभग 25 लीटर तक भी दे देती है एक बार में। यानी 2 टाइम इससे दूध निकाला जा सकता है, सुबह और शाम। ठीक है, सिंधी भी एक गाय की नस्ल है जो लाल की तरह होती है। एक साहीवाल गाय है, ये भी याद रखिए। जब क्वेश्चंस गाय से रिलेटेड आ रहा, साहीवाल एक गाय की प्रजाति है जो पंजाब प्रांत में पाया जाता है, पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो अब यानी समझ में आ गया ड्यूअल पर्पज मतलब मिल्क के लिए भी और बोझ उठाने के लिए भी। ये गाय की नस्ल है थार परकर। कौन है? थार परकर, जो भारत में किस राज्य में? राजस्थान में। वहां राजस्थान में एक जिला है जैसलमेर। जैसलमेर किस में नाम से जाना जाता है? मालानी के नाम से जाना जाता है। मालानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके पास यानी हम्प जो होता है, देखेंगे आप बैल में जिस तरह से हम्प होता है, ठीक उसी तरह से इसमें भी हम्प होता है, जिसके कारण उससे बोझ ढोना आसानी हो जाती है। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं।
अगला प्रश्न है आपके पास, रिलेशनशिप बिटवीन सी एनिमोन एंड हर्मिट क्रैब्स इज, हिंदी में क्या है, समुद्री एनिमोन और हर्मिट केकड़े के बीच संबंध क्या है। देखिए यहां जो संबंध होता है, यानी हर किसी का संबंध एक दूसरे से होता है। किसी का संबंध होता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारे साथ दे रहे, तुम भी हमको साथ दे रहे हो, इसका मतलब हमसे तुम्हारा भला हो जाए, तुमसे हमारा भला हो। तो इस तरह का संबंध को हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस। क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। यहां जो एनिमोन संबंध होता है, यहां जो होता है क्या कहता है, केकड़ा जो हर्मिट होता है, हर्मिट संबंध तो बनाता है, ठीक है, सी एनिमोन से, लेकिन यह सी एनिमोन हर्मिट का फायदा होता है, इसका फायदा होता है, बट इसका सी एनिमोन का फायदा नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ फायदा किसका होता है, हर्मिट का। इस तरह का संबंध को हम लोग कहते हैं कॉमेंजेलिज्म। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमेंजेलिज्म कहते हैं, कॉमेंजेलिज्म कहते हैं। यानी कॉमेंजेलिज्म एक संबंध का वो पार्ट है जिसमें जुड़ने के बाद एक अंग को, एक पार्ट को लाभ मिलेगा, जो उससे जुड़ा हुआ उसको लाभ नहीं मिलेगा, और लाभ नहीं मिलेगा तो हानि भी नहीं होगा। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, न ही लाभ हो रहा है तो नहीं हानि भी हो रही। लेकिन बट हमारे साथ जुड़ जाने से अगर किसी का भला हो जा रहा है तो क्या बुरा है, वही कान यहां कंडीशंस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो सी एनिमोन है, एनिमोन है एंड हर्मिट है, इसका जो संबंध होता है, कैसा संबंध होता है, कॉमेंजेलिज्म। कॉमेंजेलिज्म क्यों बोला गया, कॉमेंजेलिज्म इसलिए बोला गया कि इसमें संबंध, यानी हर्मिट क्रैब जो है ये फायदा तो उठा लेता सी एनिमोन से, बट सी एनिमोन इससे फायदा नहीं उठा पाता। यानी एक जाति का, एक विशेष जाति का फायदा हो रहा है, दूसरे जाति का फायदा नहीं हो रहा, इसीलिए इसको कॉमेंजेलिज्म बोला गया। तो आखिर आपसे पूछा जाएगा सिम्बायोसिस क्या है, तो सिम्बायोसिस ये याद रखिएगा कि सिम्बायोसिस मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स। हाँ, दो संबंध, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच, दो जीवों के बीच हो सकता है, और होगा तो इसमें जो जुड़ेगा दोनों का फायदा होगा। क्या होगा, दोनों का फायदा होगा, तो ये कहलाएगा सिम्बायोसिस। किसी एक का फायदा होगा और दूसरे का ना फायदा होगा ना ही लॉस होगा, तो क्या कहलाएगा, कॉम्युनलिज्म कहलाएगा। सिम्बायोसिस में दोनों का फायदा होगा। तो आखिर म्यूचुअलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म जो होता है ये अंडरस्टैंडिंग है, ये सोशल वर्क से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सोशल वर्क से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग का फितरत होता है, क्या होता है, आदत होती है कि हम समाज में क्या करें, भलाई का काम करें, क्या उसको बोलते हैं, कल्याण का, गुड यानी वेलफेयर, कल्याणकारी का काम करे, समाज कल्याण का काम करे, तो ये म्यूचुअलिज्म कहलाता हमारा। तो अब जो समाज कल्याण का काम कर रहा था, ठीक है, तो जो कर रहा है तो उसका भी एक अपना पर्सनली प्रॉफिट छिपा हुआ रहता है, कि हो सकता है कि हम समाज के लिए कर रहे थे, कल हमारे पास कोई दिक्कत समस्या आए तो ये समाज हमारे लिए खड़ा रहे। ठीक है, चलिए, तो आप, आई होप कि ये टर्म आपको समझ में आ रहा होगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। क्योंकि आप लोग कई टीचरों का क्लास देखे होंगे, कुछ इस तरह के लगे तो सजेस्ट, कमेंट करके सजेस्ट जरूर करिएगा कहाँ सुधारने की जरूरत है, कहाँ क्या करने की जरूरत है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। आप मुझे भले पहली बार देख रहे होंगे वीडियो पे दरोगा के साथ में, लेकिन ये एरिया हमारा जो है बहुत पुराना एरिया है, और बिल्कुल अनुभव, एक्सपीरियंस, क्वेश्चन एग्जाम में लड़ाने की, यानी क्या है, एक कला भी है, आदत भी है, लड़ा देते हैं क्वेश्चंस को। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जो एक अर्जित गुण है, एक्वायर्ड। देखिए एक्वायर्ड का मतलब होता है जो आप अपने से अर्जित करते हैं, आप अर्जित करेंगे, क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। तो आप, यानी अर्जित का कंडीशन क्या हो सकता है, जब से पैदा हुए और मृत्यु पाने तक, जब यानी पैदा से लेकर के मृत्यु पाने तक जो कोई व्यक्ति बाहरी से या वातावरण से या अपने माता पिता को देख करके या समाज को देख करके या दोस्त मित्र को देख करके जो अपने अंदर ग्रहण करता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड। बात समझ में आई, एक्वायर्ड कहेंगे किसको, जो वातावरण से, यानी जेनेटिकली नहीं आएगा, आप देख करके आप अपने ऊपर लाएंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे एक्वायर्ड। ठीक है, हेरिडिटी, आनुवंशिक, जो माता पिता से मुझे मिला है, तो वातावरण से हो गया, मित्र से हो गया, और क्या हो सकता है, समाज से हो गया। तो इस तरह का चीज जो कहलाता हमारा, ये कहलाता है एक्वायर्ड। तो अब ये बात बताइए मुझे, कलर ऑफ आई, ये कलर ऑफ आई डिपेंड करता है मदर्स पे, फादर्स पे, यानी पेरेंटल से आएगा। कहां से आएगा, ये पेरेंटल से आएगा, तो इसका मतलब ये आनुवंशिकी गुण है। ठीक है, कलर ऑफ स्किन, यानी त्वचा का भी कलर जो है, रंग है, ये भी कहाँ है, आनुवंशिकी है, ये भी हमारे पेरेंटल से आएगा। ठीक है, वेट ऑफ बॉडी, अब वेट ऑफ बॉडी ये पेरेंटल नहीं है, आनुवंशिक नहीं है, ये आपके अख्तियार में है। आप चाहे तो मोटा बन जाए, आप चाहे तो पतला हो जाए, ये आप पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो जो आप पे, यानी मोटा होना ये आपने अर्जित किया है, पतला होना ये आपने डिसाइड किया है। इसका मतलब ये चीज किस में जाएगा, एक्वायर्ड में जाएगा, अर्जित में जाएगा। ठीक है,
अगर अपने हाथ में नहीं होता तो आज जो जीमर प्रोटीनेक्स, आपने सुना होगा प्रोटीनेक्स, ये एक प्रोटीन है जो जीमर को दिया जाता है, तो लेकिन ये याद रखिएगा ये घातक भी होता है। अगर एक्सेस मात्रा में प्रोटीन आपके शरीर में जाए तो प्रोटीन को एब्जॉर्ब कौन करता है? फिल्टर, यानी एब्जॉर्ब नहीं कहिए, ब्लड से प्रोटीन को फिल्टर कराने का काम कौन करता है? करता है किडनी। अगर एक्सेस मात्रा में आपके शरीर में प्रोटीन जाएगा, ठीक है, तो उसको फिल्टर किडनी कितना करेगा? वो अपना क्षमता ही तक करेगा। एक समय ऐसा आएगा वो किडनी फिल्टर करना बंद कर देगा, तो किडनी फिल्टर करना बंद कर देगा, तो ये क्या होगा? एक स्टोन का फॉर्म ले लेगा, किडनी क्या हो जाएगा? किडनी फेल होने के चांसेस है। तो इसीलिए जो आपके शरीर में जो हमारे पास एसेंशियल प्रोटीन है, यानी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं हमारे पास 20, जिसमें से हमारे पास टोटल एमिनो एसिड हमारे पास 20 है, जिसमें से हमारे लिए यूजफुल जो है, हमारे लिए यूजफुल मात्र 9 है और 11 हमारे लिए यूजफुल नहीं है। 11 यूजफुल नहीं है। जो हमारे लिए कारगर वो हमारे शरीर में प्रकृति ने दे दिया। हाँ, जितना लेवल में चाहिए उतना हमको मिले वो ठीक है। एक्सेस कोई भी चीज़ का होता है नुकसान करता है, ये याद रखिएगा। तो अगर आप प्रोटीनेक्स ले रहे हैं जिम में जाकर के मसल्स बनाने के लिए, तो ये खतरे की घंटी है। प्रयास करिए कि इस चीज़ को ना ले, मिल्क लीजिए, दूध लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन जो होता है लीजिएगा मसल्स बढ़ाने के लिए। मसल्स बढ़ तो जाएगा लेकिन ये लोड किडनी पे पड़ेगा, आपका वृक्क पे पड़ेगा, खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये वेट ऑफ बॉडी जो है ये आप पे निर्भर किया। अगला प्रश्न क्या है? नेचर ऑफ हेयर, यानी बाल का जो रंग है, कलर है, ये भी आनुवंशिकी है, ये भी क्या होगा? पेरेंटल से आएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी एक्वायर्ड, जो हमने खुद अर्जित किया, मतलब स्टाइल मारना, ये एक्वायर्ड में जाएगा। मोटा होना, ये एक्वायर्ड में जाएगा। ठीक है, पतला होना, ये एक्वायर्ड में जाएगा। बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी, बोलने में, विचारने में, ये सब आपने खुद अर्जित किया है, तो ये एक्वायर्ड में जाएगा। राइट, चलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड कह रहा है आपका, तो वेट ऑफ बॉडी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है आयोडीन मोलेकुल्स। आयोडीन मोलेकुल्स इस तरह से होता है, इसके पास याद रखिए अधातु होते हुए भी क्या ये चमकीला है। अधातु होते हुए भी क्या ये चमकीला है। ये ठोस होता है, क्या होता है? ठोस होता है, चमकीला होता है। और ये आयोडीन जो होता है अपने आयोडीन से, मतलब आयोडीन मिल करके क्या बना? I2 मोलेकुल्स। ये हमारे पास एटम है, क्या है? तत्व है, ये भी तत्व है, ये हमारा परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलेकुल्स, परमाणु कहलाएगा। जब ये अलग अलग था इसको तत्व कहे। ठीक है, आयोडीन के बारे में मुख्यतः 3-4 बात याद रखिएगा। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन में के लिए यूज है। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा पाया जाता? आयोडीन पाया जाता। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अधातु होते हुए भी चमकीला है। अधातु होते हुए भी क्या है? ये चमकीला है। अधातु होते हुए भी चमकीला है ये। ठीक है, तीसरी बात, जब आयोडीन यानी एक तत्व अपने तत्व से मिलता है तो इसमें एक बल डेवलप करता है, उस बल का नाम होता है लंदन बल। क्या नाम होता है? लंदन बल। याद रखिएगा, लंदन बल। यानी आयोडीन एटम्स अपने आयोडीन एटम से जब जुड़ता है तो एक फोर्स डेवलप होता है। यानी कहने का मतलब आपको पता है कि पॉजिटिव के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है। तो मान ले कि हमारा आयोडीन, इसके पास तो परमाणु होगा ही, न्यूक्लियस होगा ना नाभिक के अंदर, प्रोटॉन भी होगा, ये हमारे पास आयोडीन इसके पास भी होगा। तो अब बताइए आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है जो इस पॉजिटिव चार्ज पे डोमिनेंट होकर के ये दोनों का आपस में जोड़ दिया? उसी फोर्स को बोला जाता है लंदन फोर्स, लंदन बल बोला जाता है। तो 3 बात मुख्यतः याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट होता है? तो याद रखिएगा आयोडीन। ठीक है, हमारे पास आयोडीन जो होता है कैसा नेचर का होता है? तो आप बता दीजिएगा। ठोस नेचर का होता है, चमकीला होता है। क्या याद रखिएगा? चमकीला होता है। तीसरी बात यह याद रखिएगा कि आयोडीन जब एटम अपने आपस में मिल करके एक मोलेकुल्स बनाता है, एक परमाणु बनाता है, तो उसमें कौन सा बल लगता है? तो उसमें लंदन बल लगता है। आंसर क्या हो जाएगा? लंदन फोर्स इज द करेक्ट आंसर। लंदन फोर्स इज द करेक्ट आंसर। आइए, डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है? तो डायपोल इंटरेक्शन ये आप नहीं समझिए, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में। हाँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड ये पूछा जा सकता है, इसको बता देते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जब अधातु जब आपस में जुड़ेंगे, अधातु आपस में जुड़ेंगे तो एक आबंध डेवलप करेगा, एक जुड़ाव डेवलप करेगा। जैसे मान ले मैं और आप एक जुड़ेंगे तो एक संबंध आएगा, एक बॉन्डिंग आएगा। उस बॉन्डिंग को कहते हैं हम आबंध। जब अधातु आपस में जुड़ेंगे उसी को हम लोग कहते हैं, इस जुड़ने को कहते हैं हम लोग कोवैलेंट सहसंयोजक। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक।
सहसंयोजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बोलेंगे। आपसी सहमति से ही जुड़ाव होगा, इसी को कहते हैं सहसंयोजक, कोवैलेंट। कूलम्बिक फोर्स क्या कहते हैं? जब चार्ज के बीच, जब आवेश के बीच बल लगेगा, जब दो आवेश के बीच बल लगेगा, उसी को हम लोग कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, -1 कूलम मान लेते हैं, ये मान लीजिए -2 कूलम है, ये +2 कूलम है। आवेश के बीच हमारा जो बल लगेगा उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? कूलम्बिक बल कहेंगे। क्या कहेंगे? कूलम्बिक बल। अगर आपसे पूछ दे कि -2 कूलम और +2 कूलम में बड़ा कौन है? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। +2 कूलम में -2 कूलम में बड़ा कौन है? +2 कूलम नहीं, बिल्कुल आप रॉन्ग हैं। क्या होगा? देखिए मैग्नीट्यूड में हमारा दोनों सेम है। चार्ज क्या होता है? चार्ज जो होता है इक्वल एंड अपोजिट नेचर का होता है, मैग्नीट्यूड सेम होती है। यानी +2 और -2, ये साइन लगा हुआ कि नेगेटिव वाला टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन बट वैल्यू दोनों का क्या है? एक समान है। मतलब +2 और -2 दोनों क्या है? इक्वल है। घबराइएगा नहीं। तो ये दोनों समझ में आ गया। लंदन फोर्स यानी मोलिक्यूल जो आयोडीन जो जुड़ा होते हैं अपने आपस में, किसके वजह से? लंदन फोर्स की वजह से जुड़ते हैं। आइए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए क्या प्रश्न है? अति उच्च तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। यानी अति उच्च तापमान मापते हैं किस उपकरण से? तो ये याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन है या नहीं है? हाँ, इसको हम देखिए, अति उच्च तापमान मापने वाला एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग कहते हैं पायरोमीटर। क्या कहते हैं? पायरोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर कितना तापमान? लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस से एवं तक। यानी मिनिमम ताप कितना हो गया? 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस तक ताप होता है। हाँ, ये अगर जैसे मान लो कोई लोहे तप रहे, लाल है, तो उसका जो रेडिएशन, उसके जो तप है तो उससे रेडिएशन कुछ निकलेगा ना, उस रेडिएशन को भी माप लेता है। उस रेडिएशन को भी क्या करता है? माप लेता है। ये माप याद रखने वाली बात है। जो बॉडी से जब रेडिएशन फ्रॉम बॉडी, उसको भी क्या कर देता है? मेजर कर लेता है पायरोमीटर। क्या करता है? पायरोमीटर। अति उच्च ताप समझ में आ गया, यानी लगभग कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस। कौन नापता है? पायरोमीटर। पायरोस्कोप क्या है? पायरोस्कोप नया चीज कुछ नहीं है। सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप जो होता है, भूकंप का तीव्रता को मापने वाला कौन है? सिस्मोग्राफ है, भूकंप की तीव्रता। चलिए, जाइलोमीटर क्या है? जाइलोमीटर भी ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ये मुख्यतः याद रखिए, पायरोमीटर उच्च ताप को मापने वाला है। और हमारे सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ जो होता है ये क्या करता है? सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को क्या करता है? मेजर करता है। और भूकंप में ये याद रखिएगा कितने वेव होते हैं? एक होता है पी वेव, एक होता है एस वेव। ठीक है ना? पी वेव और एस वेव, ये प्राइमरी वेव है, ये सेकेंडरी वेव है। प्राइमरी वेव है और सेकेंडरी वेव है। दो तरंग है। वेव को हिंदी में कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। यानी इंस्ट्रूमेंट यूज, आंसर आ गया पायरोमीटर। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ कन्वर्सन टेक्स प्लेस। देखिए, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय एनर्जी से जो है हमारे पास यांत्रिक एनर्जी में जा रहा है। कहां जा रहा? यांत्रिक एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में तो इसके लिए यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक, आपके इलेक्ट्रिक मोटर याद रखिए। क्या रखिए? इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर क्षमता है, क्या क्षमता है? कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कहां लेके जाएगा? यांत्रिक एनर्जी में। किसके जरिए? एक पॉइंट यहां याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए। किसके जरिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर क्या वजह है कि मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है, यानी इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो इसके वजह से एक कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण ही ऐसा करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल एनर्जी से कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कहते हैं डायनमो। डायनमो कहिए या जनरेटर कहिए, डायनमो कहिए या जनरेटर कहिए। ठीक है, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए अगला, अगर मान ली आपसे पूछा जाए कि हमारे पास डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, क्या करना है? डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे? तो डीसी से एसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा इन्वर्टर। क्या अप्लाई करना पड़ेगा? हाँ, तो अब उल्टा भी हो सकता है, एसी से हमको डीसी लाना। क्या करना है? एसी से डीसी। तो इसके लिए रेक्टिफायर यूज करिएगा। क्या करिएगा? रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा, आपका प्रयोग करना पड़ेगा। आए बात समझ में कि नहीं आया? चलिए, एक आता हमारे पास, जब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं तो हमारे वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप करता है। वो क्या करता है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक इलेक्ट्रोमोटिव बल भी डेवलप होता है। उसका जो मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर से। क्या किया जाता है? पोटेंशियोमीटर्स के द्वारा मापा जाता है। किसको? ईएमएफ को। किसको? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर किया जाता है, मापा जाता है। किसके थ्रू? पोटेंशियोमीटर के थ्रू। आपका जो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, क्या यूज करिएगा? तो आप यूज करिएगा मोटर। क्या यूज करिएगा? इलेक्ट्रिकल मोटर। और ये इलेक्ट्रिक मोटर, यहाँ पे एक मैं और बात बता दूं, इलेक्ट्रिक मोटर जो साइंटिस्ट है हमारे पास, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है ना। इसमें तीन बात बताया था। क्या बताया था? 3 फिंगर रूल बताया था। क्या लिया था? एक थंब लिया था, एक हमारे पास इंडेक्स फिंगर लिया था, और एक क्या लिया था? मिडिल फिंगर। तो ये थंब जो बताया था हमारा मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स के बारे में बताया था। क्या बताया था? फोर्स के बारे में। ये हमारे पास इंडेक्स फिंगर जो है, इसको हम लोग मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर मदर या चाइल्ड, फादर मदर। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया था, ये फोर्स का डायरेक्शन बताया था या मोशन का बताया था। थंब जो है फोर्स का या मोशन का डायरेक्शन बताया था, दिशा बताया था। इंडेक्स फिंगर जो है, ये इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, यानी देखिए इसको कहते हैं थंब। ये थंब है। थंब जो है हमारे पास मैग्नेटिक मोशन यानी फोर्स के डायरेक्शन को बताया था। ये जो हमारे पास इंडेक्स फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बताया था। ये हमारा मिडिल फिंगर है, ये इसको हम लोग यानी क्या कहते हैं? चाइल्ड। ये करंट का डायरेक्शन बताया था, ये याद है। तीनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर, लंबवत होते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसका। और डायनमो जो होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पे फॉलो करता है। किस पे? राइट हैंड रूल पे फॉलो करता है। आइए अगला प्रश्न। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। आखिर ब्लू कलर, देखिए इसके समझिए। सबसे पहले ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, क्या होता है? तरंगदैर्घ्य ये कम होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका विचलन ज्यादा होता है। ये याद रखने वाली बात है, विचलन ज्यादा होता है। विचलन क्या होता है? ज्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण इसका विचलन क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये हमारे जो ब्लू कलर जो दिख रहा है, इसका मेन कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विचलन के कारण। विचलन के कारण क्या होगा? तो ये एक आप तरीका याद रखिएगा। क्या रखिएगा? भूल नहीं जाइएगा। एक याद रखिए, मैं ऐलान बता देता हूं बार बार, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। क्या दिखता है? विबग्योर, VBGYOR, ठीक है। जिसमें से रेड, ब्लू और ग्रीन को प्राइमरी कलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी कलर। वायलेट, येलो, सॉरी प्राइमरी कलर यानी ग्रीन नहीं है, रेड, ब्लू और येलो, ये याद रखें। रेड, ब्लू और येलो को प्राइमरी कलर बोला जाता है, प्राथमिक रंग, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है आपके पास? वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज, VG और O को बोला जाता है सेकेंडरी कलर। क्या बोला जाता है? द्वितीय रंग। इंडिगो, I जो है ये हमारा टर्सरी रंग है। I क्या आपसे पूछे? इंडिगो जो है इसको टर्सरी कलर बोला जाता है, टर्सरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे बताइए, हम आपको बता दें, यहीं से ट्रिक बता देते हैं। इधर से आने पे जो है ना, इधर से आने पे रेड से शुरू करिए, ऑरेंज होते हुए इधर से आइए। आपने शुरू किया लिखना इधर से, वेवलेंथ बताना होगा तो इधर शुरू करिएगा। रेड से शुरू करिएगा वेवलेंथ के लिए, तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये ज्यादा होता है, रेड का ज्यादा होता है, ब्लू का कम होता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। तो जो जिसका हमारा वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका रंग हमारा विचलन कम है। तो विचलन जब कम है तो दिखेगा कम, इसीलिए हमारे पास ब्लू का वेवलेंथ क्या है? कम है। इसका विचलन ज्यादा होता है, इसलिए हमारा आकाश जो है किसकी वजह क्या दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। यानी एक वजह क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होने के पीछे दो कारण है। दो तत्व हमारे एटमॉस्फेयर में यानी जिम्मेदार है स्कैटरिंग के लिए। कौन है? एक ऑक्सीजन है, दूसरा नाइट्रोजन है। ये इसके होने के कारण सबसे ज्यादा क्या होता है? स्कैटरिंग होता है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर वो हमारे वातावरण में कौन सा गैस है जो जिम्मेदार है, तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आई बात समझ में? चलिए अब इसको भी टर्म समझ लीजिए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, देखिए हम लोग के पास जो विजुअल लाइट है, विजुअल लाइट है वो हमारे, उसको हम लोग कहते हैं विजुअल लाइट, यानी व्हाइट रे है हमारे पास। क्या है? व्हाइट लाइट है जो सफेद है। वो जो विजुअल लाइट है वो कई रंगों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है, कई रंगों के मिश्रण से मिलकर बना हुआ है। जब उस प्रकाश को
एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यानी कहिएगा जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से जब गुजारी जाती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वेन यानी जब श्वेत प्रकाश को किसी नलिका यानी किसी प्रिज्म से जब गुजारा जाता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, और मान लें कि अगर 7 रंग दे भी दे तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन जैसे भी घुमाए आपको आंसर करने आना चाहिए। अब यहां समझ ले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसको कहते हैं जैसे मान ली 2 दिशा से लाइट आ रही, एक इधर से और एक इधर से, इंटर मतलब मीट कर गया और मिल करके एक रे बनाया। अब सोच के देखिए जब 2 स्पीड से कोई चीज आ रहा हो और मिल करके एक ही स्पीड में जाए, एक ही दिशा में जाए, तो तेज गति से जाएगा या धीमी गति से जाएगा? आंसर आया हो, बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर किया है कि तेज गति से जाएगा। क्या जाएगा? तो तेज गति से जाएगा तो क्या होगा? तरंग भी बढ़ाएगा, वेव भी बढ़ाएगा, वेव भी बनाएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या होगा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वो उसको कहेंगे कि जब 2 प्रकाश 2 अलग अलग दिशा से आए और एक जगह मिल करके और दोनों प्रकाश एक ही दिशा में गमन करे तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आई होप कि ये सारी बात समझ में आ गया होगा। इमिशन यानी ये भी ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इमिशन ऑफ मोर ब्लू लाइट एज कंपेयर टू अदर कलर। ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे यहाँ मेन आंसर क्या हो किससे हो जाएगा? विचलन के कारण होगा। ब्लू लाइट का हमारे जो सन प्रकाश है, तो आपने कहा ये क्या कहा? ये जस्टिफाई इसी का कर रहा है। यानी हमारे पास ब्लू जो है, नीला है रंग, उसका तरंगदैर्घ्य क्या है? कम है। तो तरंगदैर्घ्य कम होगा तो उसका स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यानी ये भी बात किसका बता रहा है? स्कैटरिंग का बता रहा है। इसलिए दोनों में मोर सुपर कौन है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर है। चलिए आइए अगला प्रश्न पे हम लोग। लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ, देखिए प्रकाश ईयर यानी इसका मतलब क्या हो गया? इन्हीं प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। आपको पता होगा कि 1 साल, मान लीजिए हमने क्या बताया? प्रकाश द्वारा 1 साल में तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। जिसको आप प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर लिखते हो, लाइट ईयर क्या हो गया? 1 साल में प्रकाश द्वारा, 1 साल में कितना दिन? 365 दिन। 365 दिन में एक दिन में कितना घंटा? 36 घंटा। ठीक है, 1 घंटा में कितना घंटा? 36 घंटा। गड़बड़ ना बोल दिए आप। कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो 365, देखिए एक दिन का हम लोग निकालेंगे लाइट ईयर, 365 दिन। एक दिन में कितना? 365 दिन ना, 365 दिन यानी 60 लिखा गया है। 365 दिन इंटू कितना? 1 घंटा। एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। अगर आप बता दिया जाए कि 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। अब इसको क्या करिएगा? आपको पता होगा कि दूरी बराबर, यानी आपको पता नहीं आएगा तो लिख लीजिए क्या फॉर्मूला? वेग बराबर होता है यानी स्पीड बराबर होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो आपको ये डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। चलिए अब यहाँ पे टाइम तो हमारा ये पूरा पता चल गया, कितना टाइम लग गया हमारे पास। स्पीड कितना है? तो स्पीड हमारा प्रकाश की बात कर रहा है, तो प्रकाश का स्पीड होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि सेकेंड हमको इसलिए लाना पड़ा, यहाँ सेकेंड में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ा कि हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो हमारा किस में यूनिट में है? मीटर पर सेकेंड हमारा ऐसा यूनिट है किसका? स्पीड का। ठीक है, इसीलिए अगर आपसे 1 साल में कितना सेकेंड, तो 1 साल में सबसे पहले तो 1 साल में कितना दिन होता है उसको लिख लीजिए। 1 दिन में कितना घंटा होता है उसको लिख लीजिए। 1 घंटा में हमारा कितना मिनट होता है उसको लिख लीजिए। और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, सॉरी 1 मिनट में कितना सेकंड होता है उसको लिख लीजिए। मल्टीप्लाई और स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दें, गुना करिएगा तो 9 जो है हमारा ट्रिलियन के करीब आता है। 9.46 आता है। यहीं पे एक बड़ी यूनिट भी आता है पारसेक। लाइट ईयर तो समझ में आ गया, यानी हमारी दूरी 1 पारसेक होता है। जो खगोलीय दूरी को जो है ना नापा जाता है उसको हम लोग पारसेक कहते हैं, और ये बड़ी इकाई है। क्या है? पारसेक बड़ी इकाई है, इससे लाइट ईयर से बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ, किसको मेजर करेगा? डिस्टेंस को। किसको करेगा? डिस्टेंस को। लाइट ईयर 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? लाइट ईयर कहेंगे। तो यूनिट अगर आपको दिक्कत आ जाएगा तो ये हमारा समझ में आ गया। टाइम कितना लगा, तो ये हमारा सेकेंड में आएगा। और स्पीड आपके क्या देखें? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ना आएगा, और टाइम हम किस में कन्वर्ट कर लिए? सेकेंड में। तो ये सेकेंड से सेकेंड कट गया, बचा क्या आपके पास?
मीटर। रटना कुछ नहीं, लाइट ईयर दे करके आपको फंसा देगा। और ये 3 बार बीपीएससी में पूछा है, क्वेश्चन कुछ नहीं है और 3 बार डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा है, पीटी में, प्रीलिम्स में। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिजीज इज रिलेटेड टू द नियर साइटनेस। देखिए निकट दृष्टि से कौन है हमारे पास, तो निकट दृष्टि से सब पहले जान लीजिए, निकट दृष्टि जो है, निकट दृष्टि एक विटामिन किसके वजह से, विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल की कमी। विटामिन ए की कमी तो किसकी कमी हो जाएगा, रेटिनॉल की कमी। और रेटिनॉल की कमी होगा तो क्या हो जाएगा, रतौंधी। क्या होगा, रतौंधी। तो ये दूसरे आंख की ही बीमारी मैं बता रहा हूं। चलिए अब क्या होगा, यहाँ निकट है हमारे, क्या निकट का मतलब होगा कि नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगा, दूर की वस्तु दिखेगा। इस बीमारी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि। इसका उपचार भी होगा, तो हाँ ये याद रखिएगा ट्रिक। क्या याद रखिएगा, अनिल और उदय, अनिल और उदय, अनिल और उदय। देखिए ऑफ यानी हमारे पास अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछे कि जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसकी उपचार किससे किया जाएगा, उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाया जाएगा। तो लेंस लगाने के लिए एक तरीका आप बताएं हमको, क्या बताया आपको, ऑफ और अवतल, ऑफ और अवतल, नी फॉर निकट, यानी निकट वाले दूरी यानी दोष को दूर करने के लिए कौन अवतल लीजिएगा, कौन सा लेंस लीजिएगा, अवतल लेंस लीजिएगा। क्या लीजिएगा, अवतल लेंस लीजिएगा। यानी आपके पास यानी 3 क्लियर चीजें हो गया। निकट दृष्टि कहते हैं किसको, निकट की यानी निकट की वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को देख नहीं पाएंगे स्पष्ट रूप से, दूर की वस्तु को देखेंगे, दूर की वस्तु को देखेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसके उपचार के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, इसके उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करेंगे। और अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, अब यहां पे हम बात कर देते हैं दूर वाला। तो दूर दृष्टि का मतलब क्या हो गया, दूर के वस्तु नहीं दिखे, नजदीक की वस्तु दिख जाए, उसी को हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि। उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लीजिएगा, तो ये हमने बताया ट्रिक, उदय और अनिल, उदय और अनिल। अनिल तो ऑफ और अवतल, ऊप और उत्तल, ऊप और उत्तल, यानी दूर वाले के लिए चश्मा कौन सा लगेगा, उत्तल लगेगा। कौन सा लगेगा, उत्तल लगेगा। और इसकी फोकस दूरी जो होती है पॉजिटिव होती है। क्या होती है, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। और जब चश्मा लगेगा उसमें पावर आता है, क्या आता है, पावर आता है। तो पावर का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, यानी जो चश्मा लगती है शक्ति, यानी कितना पावर का लगेगा, उस पावर के लेंस के पावर का जो ऐसा मात्रक होता है उसको कहते हैं हम लोग डायोप्टर। क्या कहते हैं, डायोप्टर। और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। क्या होता है, 1/f। अगर पावर हमारे पास, अगर अब ये पता चल गया आपका किसका फोकस दूरी नेगेटिव होता है, अगर मान लिया जाए कि उसमें पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि अवतल है या उत्तल है। इससे भी पकड़ा जाएगा आंसर। अगर हमारा नेगेटिव दे दिया है इसका मतलब हमारा किसका, ये नेगेटिव किसका होता है, ये नेगेटिव अवतल का होता है। उत्तल का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर पावर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उत्तल लेंस लगा हुआ है। पावर से भी क्वेश्चन फंसा सकता है, आपको दे देगा कि किसी पर्सन है उसका +2.d है, डी फॉर डायोप्टर। तो अब बताइए उसमें कौन सा लेंस है, तो पॉजिटिव किसका, पॉजिटिव उत्तल का। अगर ये माइनस दे देगा तो किसका हो जाएगा, अवतल का। ठीक है, तो आप यानी डायोप्टर से भी, यानी डायोप्टर हमारा पावर का क्या है, पावर ऑफ लेंस का ऐसा मात्रक है। पावर से भी आपको आंसर पकड़ने आना चाहिए। और मैंने आपको तरीका बता ही दिया, अनिल उदय, अनिल उदय, नी फॉर निकट, आ फॉर अवतल, उदय, ऊ फॉर उत्तल, दू फॉर दृष्टि, दा फॉर दृष्टि। दूर वाले के लिए उत्तल, नजदीक वाले के लिए अवतल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि नहीं देख रहा उसको, उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं मायोपिया। जो व्यक्ति निकट की वस्तु को नहीं देख पाता स्पष्ट रूप से, दूर की वस्तु को देखता है, इस बीमारी को कहते हैं हम लोग मायोपिया। और ठीक उसी तरह से जब जो कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा और नजदीक की वस्तु को देख पाए, उसी को कहते हैं हम लोग हाइपर मेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपर मेट्रोपिया। दूर वाले में हाइपर मेट्रोपिया हो जाएगा। हाइपर मतलब दूर, हाइपर मतलब ज्यादा। ज्यादा किससे तुलना करेंगे, दूरी से ही तुलना करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मायोपिया द करेक्ट आंसर। आइए, क्वेश्चन कुछ भी पूछे आंसर आना चाहिए। आइए अगला प्रश्न पे आइए। द बैसिलस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज। देखिए द बैसिलस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है ये कॉजेज, देखिए ये सबसे पहले पाई, ये बैक्टीरिया का प्रजाति है, यानी बैक्टीरिया ही है। कैसा बैक्टीरिया, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हमने अभी बताया आपको कि जो आंतरिक शरीर के अंदर पाया जाएगा उसको हम लोग ग्राम नेगेटिव कहेंगे, जो शरीर के बाहर वाला होगा वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा बीमारी था, अब समझ लीजिए इंटरनली बीमारी कौन कौन है। तो ऊपिंग कफ, खांसी, ये आपका ऊपर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है।
ए फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। देखिए मेनिंजाइटिस तो होता है लेकिन ये ब्रेन के अंदर है। मेनिंजाइटिस कहाँ होता है? एक ब्रेन घातक बीमारी है। ये बीमारी बैक्टीरिया से भी हो सकता है, ये बीमारी फंजी से भी हो सकता है, यानी ये बीमारी जीवाणु से भी हो सकता है, ये बीमारी कवक से भी हो सकता है, और ये बीमारी वायरस से भी हो सकता है। ये ब्रेन के अंदर बीमारी है, और ब्रेन के अंदर जब मेनिंजाइटिस हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो परेशान हो जाता। और यहाँ पे यंग चिल्ड्रन के दिन नहीं, ये किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। ये यंग चिल्ड्रन का मतलब नहीं है। ये मेनिंजाइटिस एक बीमारी ब्रेन से यानी मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है, और ये बैक्टीरिया जीवाणु से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, और कवक से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास आ सकता है, लेकिन हमारे कहा दिया बैसिलस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, यानी हमारा एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया ही दिया है, और हमने बताया कि ये हमारा कहाँ कॉज करेगा, ग्राम नेगेटिव। और ग्राम नेगेटिव क्या होता है? शरीर के आंतरिक रूप में यानी आंतरिक अंदर में पाए जाने वाले अंग में इफेक्ट करता है। तो अब यहाँ समझ लीजिए कि कौन बीमारी, इन्फ्लुएंजा, ये हमारे कोल्ड जैसे स्नीजिंग वगैरह, छींकना, सर्दी होना, ये सब एक्सटर्नल पार्ट्स है। क्या है? ये एक्सटर्नल बाहर क्यों निकलता है। लेकिन अंदर निमोनिया की बात करिए, निमोनिया लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स बताइए फेफड़ा अंदर है कि बाहर है? अंदर है। और ये बीमारी, ये याद रखिएगा, बैसिलस हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। निमोनिया तो करता ही करता है, मेनिंजाइटिस भी करता है। क्या करता है? मेनिंजाइटिस भी करता है। लेकिन यहाँ यंग चिल्ड्रन लगा करके ये क्या कर दिया, एरर कर दिया है, ताकि अगर ये नहीं लगाता ये भी करेक्ट आंसर हो जाता। क्या होता? ये भी करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए। तो अब ये याद है निमोनिया कहाँ कहाँ, लंग्स में भी करेगा, यानी निमोनिया यानी हमारे बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण जो बीमारी होगा, निमोनिया भी होगा, मेनिंजाइटिस भी होगा। ठीक है ना। और एक प्रो करके कोई एक डिजीज है, गिलट्स या प्रोड करके, एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं आ रहा, अभी स्लिप कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निमोनिया इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ए मिनरल विच इज इसेंशियल, यानी वह खनिज जो शरीर के तरल पदार्थों के अवशोषण और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये याद रखिएगा, तरल और अवशोषण संतुलन बनाने के लिए हमारे पास जो खनिज है, उस खनिज को बोला जाता है सोडियम। क्या बोला जाता है? सोडियम। और इस सोडियम के बारे में याद रखिएगा, ये ब्रेन में संचार यानी मैसेज कराने का भी काम करता है। ये क्या करता है? संचार नियंत्रण में भी काम हेल्प करता है। इसका ऑब्जर्व कौन करता है? तो इसका ऑब्जर्व विरिक है। विरिक का जो है भाग विरिक के अंदर पाया जाता है वैसोप्रीन। क्या पाया जाता है? वैसोप्रीन। ये एब्जॉर्ब करता है, यही एब्जॉर्प्शन, शोषण का काम करता है, सोखने का काम करता है सोडियम को, एब्जॉर्प्शन ऑफ। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि किडनी का कौन सा भाग इसको एब्जॉर्ब करता है, तो वैसोप्रीन। ठीक है, क्या करता है? तो यानी ये खनिज हमारे तरल बनाए तो रखता ही रखता है, साथ में ये संचार यानी मस्तिष्क में जो संवेदनाएं होती है, मैसेज होती है, उसका मैसेज का भी कैरी आउट करता है। तो आंसर हो जाएगा सोडियम इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे देखिए। अगला प्रश्न क्या, किसी पौधे के मुरझाने को निम्नलिखित में से किससे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखिए मुरझाने का कारण क्या हो सकता है, ये याद रखिएगा। सबसे पहली बात, एक इसमें आता है, एक ट्रांसपिरेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन, शोषण। ट्रांसपिरेशन ये याद रखिएगा, मैं बता देता हूं, ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन। ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन। देखिए ट्रांसपिरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का काम माने सोखने का, पानी नीचे से सोखा जाएगा और पानी ऊपर से क्या होगा, वेपर बनेगा। जब पत्ती से पानी लॉस होगा तो उसको कहेंगे हम लोग ट्रांसपिरेशन। जब पत्ती तक पानी पहुंचेगा जड़ से तो उसको कहेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। अब ये याद रखिए, कभी ऐसा हो गया, इससे पानी तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन मिट्टी से पानी जो है जड़ को उतना नहीं मिल पाया, तो बताइए इवेपोरेशन तो हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, लेकिन उस प्लांट्स को, उस यानी पत्ती में जो कोशिकाएं हैं, उस कोशिकाओं का क्या उतनी मात्रा में पानी मिल पाया? उतनी मात्रा में पानी नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फॉल डाउन कर जाता है, पत्तियां मुरझा जाती है। तो ये याद रखिएगा कि जितना मात्रा में वाष्पोत्सर्जन की होती है, उतना मात्रा में उसको जल शोषण नहीं हो पा रही। वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहेंगे किसको? पत्ती से पानी का हानि होना, लॉस होना, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। आपको अगर हिंदी में रखना तो वाष्पोत्सर्जन बोलिए, इंग्लिश करना तो ट्रांसपिरेशन करिए। ये ट्रांसपिरेशन और एब्जॉर्प्शन, शोषण, ये दोनों जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लॉस होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा।
एक समय ऐसा होता है, एक कारण ऐसा होता है कि लॉस तो ज्यादा हो गया, बट जड़ से पानी पत्ती को उतना नहीं मिल पाया, जिस कारण पत्ती की जो कोशिका होती है वो मुरझा जाती है, जिसके यानी हम आप कह सकते हैं कि एक्सेस ट्रांसपिरेशन। क्या हो गया? ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो गया? ज्यादा होने के कारण पत्ती मुरझा जाती है। जड़ में उतना पानी, हमको तो इतना करना है जिससे आंसर मिल जाए, लेकिन हम आपको एक कंसेप्ट बता दिए कि ये कारण ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है आपके पास, व्हाट इज द स्टडी ऑफ न्यू बॉर्न कॉल्ड, यानी नवजात शिशु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नवजात शिशु का अध्ययन कहलाता है नियोनेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नियोनेटोलॉजी। नियो मतलब न्यू बॉर्न, नेटो अभी नया नया आया ही है। न्यू बॉर्न बेबी को जो स्टडी किया जाता है उसको हम लोग नियोनेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कैलोलॉजी अलग चीज है, इसको हटाइए। गैनेकोलॉजी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड स्टडी करेगा उसको हम लोग गैनेकोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं जो कोशिका के बारे में अध्ययन करे उसी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसमें दो आया, एक फादर ऑफ साइटोलॉजी अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? रॉबर्ट हुक। क्या बोलिएगा? रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर इंडियन ऑफ फादर ऑफ साइटोलॉजी बोल दे, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी बोले, ये तो हमारा यूनिवर्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर जगह इसको पता होगा। लेकिन इंडियन हमारे पास जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसका नाम है AK शर्मा। ये याद रखिएगा। देखिए, जाति का बोध भारत में ही है, जहां टाइटल लगे खान, पठान, सिंह, ठीक है ना, और क्या लगे? कुशवाहा, जो भी लगे, ठीक है ना, जिस तरह का भी लगे, यादव, राजी, ये सब बोध हमारे भारत हिंदुस्तान में देखा जाता है नाम विशेष में। इसीलिए यहाँ JC शर्मा, अगर आप ऑप्शन में देखिए इंडियन पूछ दे तो इस टाइटल से पकड़ लीजिएगा, भले एक ही याद, AK शर्मा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे यानी इन दो बात याद रखिएगा साइटोलॉजी में, यानी साइटोलॉजी कहते हैं किसको? कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। इसके लिए दो आया हमारे पास, कौन दिया था सबसे पहले? रॉबर्ट हुक ने दिया था, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाता है। इंडियन कौन है हमारे पास? इंडियन है AK शर्मा, इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स ग्लैंड? देखिए, मिश्रित ग्लैंड उसको कहेंगे। मिश्रित ग्रंथि किसको कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि उसको कहेंगे जो एक्सोक्राइन भी हो और इंडोक्राइन भी हो। क्या मतलब एक्सो और इंडो? एक्सो का मतलब हो गया क्या? जो एंजाइम पाचक सिक्रीट करते हो, पाचक। और इंडो का मतलब क्या हो गया? जो हार्मोन रिलीज करता हो। क्या करता हो? हार्मोन रिलीज करता हो। एंजाइम वाला करने वाला क्या कहलाएगा? एक्सो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सो। और हार्मोन वाला क्या कहलाएगा? इंडो कहलाएगा। हार्मोन वाला क्या कहलाएगा? इंडो। तो इसके एग्जाम्पल है कौन कौन है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं, और ये पैंक्रियाज हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है। तो अब ये याद रखिए, बताइए मुझे, तो क्या सिर्फ पैंक्रियाज ही है, यानी अग्नाशय ही है सिर्फ जो क्या करता है? हमारे पास मिश्रित ग्लैंड नहीं, पैंक्रियाज के अलावा भी है। पैंक्रियाज के अलावा भी है टेस्टिस, विरसन। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? विरसन। और ओवरी है, अंडाशय भी है और विरसन भी है। ये भी हमारे पास क्या है? मिक्स ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज मोर सुटेबल आंसर आता है, ठीक है। लेकिन आपके पैंक्रियाज के अलावा भी दो हैं, वो एक टेस्टिस है, दूसरा क्या है? ओवरीज है, जो हमारे पास मिश्रित यानी मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मिश्रित ग्रंथि, ये याद रखिएगा, वैसा ग्रंथि जो हार्मोन भी स्रावित करता हो और एंजाइम भी स्रावित करता हो, उसी को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि का एक एग्जाम्पल आपके पास पैंक्रियाज है। तो आखिर क्या मेमरी ग्लैंड्स क्या है? मेमरी ग्लैंड से है, मेमरी ग्लैंड्स, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथि। क्या कहते हैं? स्तन ग्रंथि। ये मिक्स स्रावित करता है। क्या करता है? मिक्स स्रावित करता है। ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, इसमें मेल यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में होता है, यहाँ पे जो निप्पल डेवलप होता है वहां के सराउंडिंग में सर्कुलर एक डीप कलर होता है, जिसको हम लोग एरियोलर कहते हैं, एरियोलर कह लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला, ये एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये हमारा पीयूष ग्रंथि कहलाता है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसको एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोला जाता है? इमरजेंसी, आपातकालीन ग्रंथि। आपसे पूछा जाए आपातकालीन ग्रंथि कौन है? एड्रिनल ग्लैंड्स है। मास्टर ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लीवर इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यानी जो क्वेश्चन पूछा समझ में आ गया। मिश्रित ग्रंथि
कौन होगा? तो मिश्री ग्रंथि वो होगा जो हार्मोन भी स्रावित करता हो और एंजाइम भी स्रावित करता हो। दिए गए ऑप्शन में आंसर आपका है पैंक्रियाज, मतलब अग्नाशय, हिंदी माध्यम में अग्नाशय इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, इंडोक्राइन ग्लैंड आर रेगुलेटेड बाय, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है यानी किससे कंट्रोल रहता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। ये याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? यानी अंतःस्रावी ग्रंथि जो भी है उसको जो कंट्रोल करने वाला है कौन है? इंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मैंने बताया अनदर नेम मास्टर ग्रंथि। क्या बोला जाएगा इसको? मास्टर ग्रंथि बोला जाएगा। ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है? ये हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड क्या? एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या होता है? परथ हार्मोन। क्या है? परथ हार्मोन। ये याद रखिएगा, परथ हार्मोन नाम से है। परथ हार्मोन ये क्या करता है? ये ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है। आपसे पूछ दिया जाए वो कौन हार्मोन है जो रक्त में, मानव रक्त में कैल्शियम का लेवल को मेंटेन करता है, तो परथ हार्मोन है। ये कौन सीक्रेट करता है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न है आपका, द फिनोमिनन कॉज्ड बाय फॉलिंग अ लिक्विड इन अ थिन ट्यूब। देखिए एक ट्यूब के जरिए पानी का ऊपर चढ़ना और पानी का नीचे आना, इसको कहते हैं हम लोग कैपिलरी, यानी कैसे की। ठीक है। और कैसे की, अगर इस प्रोसेस को कहा जाता है कैसे की तंत्र। क्या कहा जाता है? कैसे की तंत्र, यानी कैपिलरी सिस्टम कहा जाता है। यानी किसी ट्यूब के माध्यम से पानी को ऊपर चढ़ाना और पानी को नीचे लाना, ये कैपिलरी ट्यूब कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंदी में बोलेंगे कैसे की। क्या बोलेंगे? कैसे की। ठीक है। ट्यूब पे यानी अब यानी इसी का एक उदाहरण ये हो गया, क्या हो गया कि पारा से जो हम लोग फीवर वगैरह चेक करते हैं, बॉडी का ताप चेक करते हैं कि क्या हुआ, तो उसमें जो द्रव होता है, कौन सा द्रव डाला जाता है? सॉरी, द्रव नहीं डाला जाता, उसमें कोई तत्व होता है। कौन सा तत्व होता है? वो जो कि धातु होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पारद या पारा। क्या कहते हैं? पारद या पारा या मरकरी, जो आपको अच्छा लगे, जो वो मेल्ट कर जाता है बॉडी के आपका टेम्परेचर से और ये चढ़ने लगता है धीरे धीरे इसके ऊपर, ये शीशा से ऊपर चढ़ने लगता है। इस चढ़ने को हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए विस्कोसिटी क्या है? तो ये विस्कोसिटी आप जान रहे हैं, एक चिपचिपा होता है, यानी रेट की दर को, यानी सॉरी फ्लो की दर को क्या करता है? कम करता है। घिसकने की, चलने की दर को क्या करता है? कम करता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? हालांकि पूछा नहीं आज तक। एफ बराबर है म्यू ए यू बाई वाई। यू बाई वाई क्या है? ये मतलब रेट की दर का डिक्रीमेंट है। क्या है? रेट की दर का डिक्रीमेंट है, कितना कम है। तो ये दिया जाएगा आपका, ये एरिया है, किस एरिया पे कितना फिसलन होगा, और ये हमारा परमेबिलिटी यानी सॉरी विस्कोसिटी। ये क्या है? विस्कोसिटी है। ये क्या है? विस्कोसिटी का फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला अगर विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछ दे तो मैं लिख दिया हूं कि कुछ भी पूछा जा सकता है, आयोग तो स्वतंत्र है ना, उनको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, पूछ सकता है। चलिए आइए क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय गति के 3 नियम प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है केपलर साहब को। किसको दिया जाता है? त्रिय गति क्या था? त्रिय गति क्या? एक तो पहला है कि टाइम जो हमारा पीरियड होगा वो स्क्वायर यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ लेंथ का। दूसरा क्या बोला था? दूसरी बात ये बोला था कि जब कोई प्लानेट, कोई ग्रह जब सन के करीब आएगा, क्या आएगा? जब कोई प्लानेट सन के करीब आएगा तो वो बहुत तेजी से क्या, बहुत तेजी के साथ गतिमान होगा। क्या होगा? बहुत तेजी के साथ गतिमान होगा। अगर कोई प्लानेट सन से दूर जाएगा, सन से दूर जाएगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे गतिमान होगा। ये दूसरी नियम थी। पहला नियम समझ गए? पहला नियम क्या था कि पहला नियम ये बोला गया था किसी प्लानेट से, मान ली कि एस बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अगर डिस्टेंस को रोक लीजिए, डिस्टेंस को रोकिएगा तो क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। मान लीजिए जो चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने में हर जगह क्या हो रहा है? एक समय आ रहा है, समय तो बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब इस समय कांस्टेंट हो गया। तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया? स्पीड के। जितना तेजी के साथ गतिमान होगा कोई ग्रह, उतना ही दूरी को क्या करेगा? कवर करेगा। तो वही पहला नियम कहता है, पहला नियम करता है किसका? यानी आप ग्रेविटेशन में आइएगा, प्लैनेटरी मोशन में आइएगा, तो प्लैनेटरी मोशन में जो हमारे पास केपलर साहब ने कहा, तो केपलर साहब का पहला नियम यह कहता है कि जो समय दिया गया एक यानी इक्वल समय में इक्वल दूरी का यानी एरिया कवर करेगा। एरिया क्या करेगा? कवर करेगा। दूसरा नियम यह कहा कि जब कोई ग्रह सन के करीब जाएगा, सन के करीब जाएगा, जब कोई ग्रह सूर्य के करीब जाएगा तो ज्यादा गतिमान होगा, जब सूर्य से दूरी जाएगा तो कम गतिमान होगा।
तीसरी बात क्या बताया कि इसमें जो टाइम लगेगा ना, टाइम, वो टाइम स्क्वायर जो होगा, टाइम का स्क्वायर वो प्रोपोर्शनली होगा, समानुपाती होगा लेंथ के क्यूब का होगा। ये 3 पॉइंट था। ये हमारा केपलर साहब के नियम से। तो आखिर गैलीलियो क्या दिए, तो गैलीलियो ने वेरीफाई किए। हाँ, बात तो सही है, लेकिन एक और फेमस है जो आपके साइंस में पढ़ना है कि गैलीलियो साहब यानी आप जड़त्व का नियम किसने दिया, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देने वाला हमारे पास न्यूटन है, लेकिन गैलीलियो जो है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व बताए थे। यानी कोई भी वस्तु जिस स्थिति में रहना चाहता है उसी स्थिति में रहना चाहता, बदलाव नहीं चाहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंदर बदलाव नहीं चाहता है। इसी नियम को कहा जाता है गैलीलियो का नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट। ठीक है, अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को ही बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से बल की परिभाषा दिया गया था, बल का फॉर्मूला नहीं दिया गया था। अगर आपसे पूछ दे कि बल का परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आया, तो बल की परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट नियम से आया। अगर आपसे पूछ देते आखिर ठीक, तो बल का फॉर्मूला किस नियम से आया, तो बल का फॉर्मूला न्यूटन के द्वितीय नियम से आया है। ठीक है, तो बल का यानी संवेग कंजर्वेशन किससे आया, बल का यानी न्यूटन का तृतीय नियम से संवेग का कंजर्वेशन आया। यानी आपको क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थर्ड लॉ से, फोर्स का फॉर्मूला सेकेंड लॉ से, फोर्स की परिभाषा फर्स्ट लॉ से। ये याद रखिएगा, ये तीनों बात किसने दिया, ये तीनों बात न्यूटन साहब ने दिया। क्या दिया, और दूसरा बात ये याद रख, लॉ ऑफ मोशन तो है ही, दूसरा बात यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो लॉ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये भी किसने दिया है, न्यूटन साहब ने दिया। ठीक है, अब आइए, क्या ये इसाक न्यूटन तो हम कर ही दिए। टाइको ब्रेक जो है, टाइको ब्राहे, ये क्या है, इनको एक बोला जाता है यानी खगोलीय के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और ये खगोल यानी क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल के बारे में लोगों तक जानकारी जुटाते थे, जानकारी देते थे। इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल के कारण ये फेमस हो गए, टाइको ब्राहे। ठीक है, टाइको ब्राहे, तो आपको याद रखिएगा। क्या लॉ ऑफ इनर्शिया पूछे तो क्या बताइएगा, गैलीलियो साहब का। 3 लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया, तो आप ये याद रखिए न्यूटन साहब का। न्यूटन साहब के एक बात और याद रखिएगा, यानी न्यूटन साहब में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा, सेकेंड लॉ से बल की परिभाषा, और सॉरी, फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा, सेकेंड लॉ से बल का फॉर्मूला, और थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यानी संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन को क्या कहते हैं, संरक्षण हिंदी में कहते हैं। केपलर साहब के नियम तीनों आप बता दिए हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर तो देखते हैं, नहीं है तो आज आई होप कि मैंने आज 20 क्वेश्चन आप तक लाया था, और 20 क्वेश्चन का पूरे एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन बनने वाली थी, जो बना जा सकता है, जो पूछने की संभावना है, पूछा जा सकता है, वो सारी क्वेश्चन मैं आप तक पहुँचा दिया हूँ। आई होप कि पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। जहाँ भी रहिए जम करके तैयारी करिए, 17 करीब है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछती है उसी तरह का क्वेश्चन लेकर के आए। क्योंकि अभी आपके अगर कोई सहपाठी होंगे तो उनसे पूछिएगा कि बीपीएससी 3 के एग्जाम अगर दिए होंगे तो उनके पास ज्ञान घर का वीडियो बता दीजिए, पहुंचा दीजिएगा। ज्ञान घर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी 80 में से 40 क्वेश्चन जो डायरेक्ट सेट में कराया गया था, और बाकी क्वेश्चन तो कंसेप्ट बताए हुए थे, लेकिन बच्चा क्या करता है कि जो टकरा लाइन बाय लाइन मिलेगा उसी को मिलाएगा, कंसेप्ट को नहीं मिलेगा। लेकिन कंसेप्ट सारे चीज बताए हुए थे, वो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हु बहु क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्वेश्चन का यानी बनाने का कंसेप्ट दिया जा सकता है, बट हु बहु क्वेश्चन ये चीज अमान्य है ना। क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज किया जा सकता है, कुछ भी डेटा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। आपके पास हम टाइम को किल ना करेंगे। यहाँ वीडियो देखिए, कंप्लीट देखिए। थैंक यू सो मच।